दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आसियान टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो भी खबर दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष खबर इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी चुनाव 2022 को लेकर। यूपी चुनाव 2022 को लेकर कई मीडिया हाउस के माध्यम से लगातार सर्वे किया जा रहा है और मीडिया के बारे में आप भली भांति अवगत होंगे कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है। मीडिया को गोदी मीडिया को कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को समझना होगा। एक ही पक्ष की बात करना, एक पक्ष के बारे में बोलना, विपक्ष के बारे में मत बोलना, सारा सलाह उनको पहले से दिया गया है। आपको ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से काम करना है। सर्वे प्रतिदिन आ रहा है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सर्वे प्रतिदिन आ रहा है। लेकिन उस आंकड़े को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जिसकी सत्ता होती है उसी का हनक होता है। अब सत्ता के विपरीत आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, और सत्ता यह भली भांति जानता है, जो सरकार है यह भली भांति जानता है कि जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा आम जनता को वही पता चलेगा। जब तक मीडिया है तब तक हम हैं। तो मैं आपको सही खबरों से रूबरू कराने का प्रयास करता हूं। हमेशा मैं आपको सही खबर देने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको सच्चाई का पता लग सके। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो सर्वे देख रहे हैं, यह एबीपी न्यूज़ का है। आप जाकर एबीपी न्यूज़ पर इस सर्वे को देख सकते हैं। वहां पर क्या बताया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए वोट शेयर के बारे में बात की गई है। बताया गया है कि वोट शेयर किसको कितना मिलेगा। बीजेपी को 40%, एसपी प्लस को 36%, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 5%। ऐसा नहीं है कि बीजेपी गठबंधन नहीं की है, बीजेपी कई पार्टियों से गठबंधन की है, जिसके संबंध में आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बीजेपी प्लस और एसपी प्लस। ये दो पार्टियाँ हैं जो गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। टक्कर दोनों में दिखाई दे रही है, एसपी में और बीजेपी में, क्योंकि बीएसपी का जो वोट शेयर है वह 12% है, कांग्रेस का 7% है, अन्य का 5% है। तो इनको हम अलग करते हैं, क्योंकि इनकी कोई टक्कर नहीं है। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा हो सकता है, किसी विधानसभा सीट पर ऐसा हो सकता है कि ये आंकड़े पलट जाएं, लेकिन आंकड़े पलटने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12%, 7%, 5%, 36% और 40% में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हम एसपी और बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी और एसपी में मात्र 4% का अंतर है। अंतर अब है, वर्तमान में है, क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव देखेंगे तो एसपी को मात्र 22% वोट मिला था। कितना? 22%। अब पिछला आंकड़ा उठाकर देखिए, और इस समय बढ़कर कितना हुआ? 36% और बीजेपी 40%। तो जब बीजेपी उस समय ज़्यादा सीटें पाई थी 2017 में 325 प्लस, तो उसका वोट शेयर ज़्यादा था और एसपी का कम था। लेकिन आज एसपी का 22 से 36 हो गया है और बीजेपी का 40 रह गया। इसका मतलब है कि एसपी की सीटें बढ़ गई हैं। अब इसके हिसाब से देखें तो जो आंकड़ा निकल कर आएगा, एसपी को 160 से लेकर 170 सीटें, 160 से लेकर 170 सीटें, और बीजेपी को 200 से लेकर 212 सीटें। हकीकत यही है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर चुनाव प्रचार करने से पहले ये स्थिति है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाराणसी में पीएम मोदी के आने के बाद की ये स्थिति है। इसमें कोई अभी बदलाव नहीं हुआ है। पीएम मोदी आ चुके हैं, अपना भाषण भी दे चुके हैं, शिलान्यास भी कर चुके हैं, लोकार्पण भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई अंतर आपको दिख नहीं रहा है। केवल आपको एक ही बात समझ में आएगी कि जो एसपी का वोट शेयर था 22%, वह बढ़कर 36% हो गया है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी लगातार घट रही है। यह भी सर्वे एबीपी न्यूज़ का है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है और बताया गया है कि
6 दिसंबर को 44 था, 9 दिसंबर को 45 था और 13 दिसंबर को 41 था। उसके बाद 14, 15 दिसंबर को 42। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल का सर्वे अगर आप देखेंगे तो 48% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए। 48%, मतलब कि 100% में 48% कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए और इनके काम को सही नहीं बता रहे हैं। यानी कि काम को खराब बताने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य की बात नहीं करूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर दर्शाया गया है कि 6 दिसंबर को 31% था, 9 दिसंबर को 31% था, 13 दिसंबर को 34, 14 दिसंबर को 34 और 15 दिसंबर को 34। तो लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। अब 10 दिन बाद सर्वे देखेंगे तो यह आपको 38-39 दिखाई देगा। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है वह पूर्णतः सही या नहीं है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा। एबीपी न्यूज़ का सर्वे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी को इस बात का डर है कहीं आपकी बार सत्ता हाथ से चली ना जाए। कारण मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसे आप देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए नीति आयोग का रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट में कहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश की सबसे निर्धन राज्यों में शामिल है। सूचांक के अनुसार बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड नंबर 2 पर है और वहाँ की 42.16% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा राज्य है, 5 राज्यों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा राज्य जो है वह बीजेपी शासित है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जब इतना विकास का दावा भरा जा रहा है, इतना सब कुछ कहा जा रहा है, नौकरियां दी जा रही, बेरोजगारी दूर किया जा रहा है, 1.5 करोड़ रोजगार दिया जा चुका है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश इतना गरीब क्यों है? गरीबी रेखा के नीचे वालों की जनसंख्या क्यों अधिक है? यह बात आपको समझनी होगी। तो मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा कई वादे किए गए सरकारी नौकरी को लेकर, करोड़ों रोजगार को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक भी वादा सही होता नज़र आ रहा है। आपको मालूम होगा कि मैनिफेस्टो में क्या दिया गया, 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। 2016 की वैकेंसी अभी तक पेंडिंग है। यूपी SSSC की भर्तियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए कितनी भर्तियां पेंडिंग हैं। एक भर्ती कंप्लीट होने में 3 वर्ष लग रहा है, 4 वर्ष लग रहा है। इसका मतलब है कि जो कहा गया था वह नहीं हुआ। 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बैठक किया गया जिसमें निर्देशित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को, इत्यादि बोर्ड आयोग को, जो उत्तर प्रदेश में बोर्ड आयोग बने हुए हैं, सभी के अध्यक्ष और चेयरमैन जो सचिव हैं, सबको निर्देशित किया गया कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दिया जाए। क्या ऐसा हो पाया? 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी खबरें आपको आज तक दी गई हैं पूर्णतः सही हुई हैं, 1-2 खबरों को छोड़कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुआ, टीजीटी पीजीटी भर्ती हुआ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुआ, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया है। केवल अध्याचन की प्रक्रिया धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आ जाए तो यह आपकी किस्मत है, नहीं तो आने की संभावना कम है। और इस चैनल के माध्यम से पहले क्या बताया गया है, आप सर्च कर लीजिए, एक वीडियो देख लीजिए। जो जानकारी दिया हूँ आज तक सही हुआ है। आप पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या जानकारी दी गई थी। भर्तियां फंस जाएंगी। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा तो एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नई भर्ती का विज्ञापन आ सकता है तो वह आपको मूर्ख बना रहा है। चुनाव आयोग कभी भी परमिशन नहीं देगा। चुनाव आयोग उन्हीं भर्तियों का परमिशन दे सकता है जिसकी प्रक्रिया चल रही हो, यानी कि
प्रक्रियाधीन हो। जैसे भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, उसकी परीक्षा करवानी है, तो चुनाव आयोग से अगर सरकार परमिशन ले तो चुनाव आयोग परमिशन दे सकता है। लेकिन बहुत ही कम स्थिति में, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि आदर्श आचार संहिता में किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है, इक्का दुक्का छोड़कर। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार पंचायत चुनाव है, सारी भर्तियों को रोक दिया गया है। चुनाव आयोग ने सारी भर्तियों पर रोक लगा दिया है। एक भर्ती के लिए अनुमति मांगी गई, चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई। शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ कैसे कंप्लीट होंगी, पुरानी लंबित भर्तियाँ कैसे पूरी होंगी, कैसे ज्वाइनिंग मिलेगा, इतना कम समय बचा है, मात्र 20 दिन का समय बचा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुझे जानकारी मिली है कि 8 से लेकर 15 के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको 10 से 18 बहुत पहले बताया गया था, 3 महीने पहले, आज सुबह की वीडियो में बताया गया। और समाचार पत्र में जो आया है वह 11 या 12 है। तो इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले जो बताया गया था वह सही हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदर्श आचार संहिता में किसी भी भर्ती को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग नहीं दिया जा सकता है। जो हकीकत है उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए, समझा करिए और समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर आदर्श आचार संहिता के संबंध में जैसे ही आपको जानकारी मिलेगी, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाएगी। उसके बाद भर्ती परीक्षा कैलेंडर पर काम शुरू हो जाएगा। जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के फर्स्ट में आपको यूपीपीएससी के माध्यम से 2022 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। उसमें सभी भर्तियों का जिक्र होगा कि कौन सी परीक्षा कब होगी, क्या बदलाव किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि चुनाव के समय हो सकता है कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित की जाए, हो सकता है। तो अभी इस पर एक बैठक होगी, वह जनवरी माह में होगी। जैसी आदर्श आचार संहिता लागू होगा वैसे एक बैठक की जाएगी। उसके बाद आगे की रणनीति पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विचार करेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी ने पहले ही बता दिया था कि पुरानी भर्तियों को पहले कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद नई भर्तियों पर काम होगा। नई भर्तियों का विज्ञापन भले ही आ जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके आपको ज्वाइनिंग चुनाव के बाद ही मिलेगा। उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिलने वाला नहीं। अब ज्वाइनिंग आपको जून में मिलेगा, जुलाई मिलेगा, सितंबर मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चुनाव से पहले या मार्च से पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, मार्च के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उसमें से 20% भर्तियां पूरी करके आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसकी भी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। तो जो जानकारी रहती है ऑथेंटिक देता हूं, सच्चाई बता रहा हूं। गारंटी ले लूं कि एक भर्ती का वो भी ना मिले आपको ज्वाइनिंग तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कहने लगो कि भैया आपने बताया था ऐसा हुआ नहीं। तो भैया मुख्यमंत्री जी की मंशा को मैं नहीं समझ पाता हूँ, ना जनता समझ पा रही है, क्योंकि 6 महीने भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी। साल भर से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 50,000 भर्तियां आने वाली थी, उसका अता पता नहीं है। तो कैसे मैं गारंटी ले लूँ? मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगली अपडेट है रीट के 50,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रीट परीक्षा हो चुका है। 50,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। सरकार ने जो घोषणा किया था वह 31,000 पदों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीट में 50,000 पदों के लिए करवाएंगे परीक्षण, ऐसा कल्ला का कहना। शिक्षा मंत्री ने टाइम्स से विशेष देखिए बातचीत में युवा बेरोजगारों के लिए दिए सुखद संकेत। तो 50,000 शिक्षक भर्ती पर विचार विमर्श होगा। अगर सरकार की अनुमति मिलती है, सब कुछ सही रहता है, तो 50,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इतना मैं कह सकता हूं कि 31,000 प्लस पदों की संख्या हो सकती है। कितनी होगी अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान है कि 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में पदों की संख्या हो सकती है। पदों की संख्या बढ़ सकती है। अभी इस पर परीक्षण होगा, विचार विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूँ। मैं एक बैंक कर्मी हूँ और मैं निजीकरण का विरोध करता हूँ। तो निजीकरण का विरोध हो रहा है। अब निजीकरण होगा तो आपके साथ क्या होगा, आपका पैसा कितना सिक्योर रहेगा, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित होना चाहिए, आपको ब्याज सही रूप में मिलना चाहिए, सरकार के पास उसकी गारंटी होनी चाहिए
अगर बैंक भाग भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सरकार उसकी भरपाई करे। लेकिन निजीकरण में क्या ऐसा हो पाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सहारा को देखा है। जब सहारा को देखा है और सहारा ने सभी को बेसहारा कर दिया है, तो निजीकरण होने के बाद बैंक कर्मी जो हड़ताल कर रहे हैं और जो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, उसका क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद भारत, नमस्कार।